आपका जो काम है जर्नलिज्म का, जी, इसके लिए बहुत सारी गलत धारणाएं हैं मार्केट में, तो इनको आप कैसे देखते हैं? सर आदत पड़ गई है। अगर हम जर्नलिज्म में जा रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को फिर फेस करना आना चाहिए कि खबर हमारे पास कोई आ जाती है, अगर हम वो खबर करते हैं तो भी ये इल्ज़ाम लगा दिया जाते हैं कि ये करप्ट हैं, इन्होंने हमसे पैसे मांगे, हमने नहीं दिए तो इन्होंने खबर नहीं लगाई। अगर हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो, हम नहीं ये खबर कर रहे हैं, तो भी हम पर इल्ज़ाम आते हैं कि जी इन्होंने ये खबर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये पैसे लेकर बैठ गए। तो आज के युवाओं को आप क्या देखते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? धैर्य रखना, धीरज रखना। सर नहीं है, आजकल आप यूथ को देखो, इनमें किसी भी तरह का ना धैर्य देखने को नहीं मिलता। धीरज में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। आप देखिए छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते हैं। केसेस हम लोग पढ़ते हैं एज ए जर्नलिस्ट। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो अभी 10th में हैं, अभी 9th में हैं, लेकिन सुसाइड कर लिया। टीचर ने डांट दिया तो सुसाइड कर लिया, पेरेंट्स ने गेम्स के लिए मना कर दिया तो सुसाइड कर लिया। पॉलिटिशियन है वो कहीं ना कहीं आपके कुछ फेवरेट हैं, तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ आप उनके बारे में ना लगाएं, पॉजिटिव भी लगाएं, ऐसा भी कुछ होता है? पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा होता है, जैसे हम किसी के लीडर के पास गए, मैडम क्वेश्चन लिख के दे दो। क्यों दे दे भाई? मेरा एक उसूल है कि मैंने पहला क्वेश्चन करना होता है, फिर जो उसके आंसर्स आते हैं मैं उसमें से क्वेश्चंस निकालती हूँ। मेरे पास फ़ोन भी आ जाते हैं, आप ये कटिंग कर दो, ये कट कर दो, और पत्रकारों के पास भी आते हैं, कोई कर देता है कोई नहीं करता। अगर कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, वो उसमें एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, तो इस फेलियर्स को, किसी पर्सन के फेलियर को आप कैसे देखते हैं? सर फेलियर अंत नहीं होता। फेलियर अंत नहीं होता? नहीं, हाँ, फेलियर अंत नहीं होता। फेलियर एक और मौका होता है आपके लिए कि आपने अपना 50% दिया, आप 60 दे सकते हैं। दोबारा फेल होते हैं, आप 70 दे सकते हैं। एक दिन आएगा आप 100% दे सकते हो अपना। एक दिन आप जरूर विजेता बिल्कुल, बनोगे। हाँ, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए आपकी नज़र में कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर फेल हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी रुक गई। तो आज आप एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, तो आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? सर आने वाले 5 सालों में और ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहती हूँ, एक नाम बनाकर जाना चाहती हूँ, ताकि कल ना रहूँ तो बच्चे को देखकर लोग कहें कि हाँ ये शनाया का बेटा है, और शनाया एक बहुत अच्छी पत्रकार थी। हर देश की अहम शक्ति है जो स्वतंत्रता की पहचान है। हर देश की अहम शक्ति है जो स्वतंत्रता की पहचान है। खामोश ना हो कहीं जो, जर्नलिज्म उसी की पहचान है। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एक जर्नलिस्ट। जी हाँ, आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो सबसे पहले आपके नाम पे ही मेरे पास क्वेश्चन है मेरे जहन में कि आपका नाम है शनाया अहम। जी। तो अहम क्या है? सर एक्चुअली मेरा जो रियल नेम है नीलोफर है। नीलोफर है? जी। और उसके मायने होते हैं कमल का फूल। जी। तो मेरे पापा ने बड़े प्यार से नाम रखा था, और जो शनाया है वो निकनेम है। निकनेम है। तो बचपन जो मेरा गुजरा है, मेरी पैदाइश वैसे देहरादून से है, लेकिन जो बचपन गुजरा है वो चंडीगढ़ गुजरा है। तो नीलोफर नाम लेना थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट लगता था। हाँ, ठीक है। तो सब मुझे निकनेम से ही जानने लगे, शनाया। शनाया। और जैसे आपने कहा कि अहम क्या है, देखिए मैं एक चौहान फैमिली से आती हूँ, तो पहले चौहान हम लगाते थे, लेकिन फादर की डेथ के बाद जो सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ रही एज ए सिंगल पेरेंट, वो रहा मेरा बेटा। और अहम मेरे बेटे का नाम है। अहम आपके बेटे जी। का नाम। कहते हैं कि एक औरत को सिर्फ 2 मर्द सच्चा प्यार करते हैं, एक उसका पिता और एक उसका बेटा। तो पिता की डेथ के बाद जब मतलब मैं बिल्कुल अकेली रह गई, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई माँ नहीं, कोई भाई नहीं, तो मेरा बेटा छोटा था 7-8 साल का, वो मेरी स्ट्रेंथ बना। उसने मुझे पिता से भी ज़्यादा प्यार दिया। तो आज वो कितनी एज में है? आज वो 15 साल का है सर। और उसका नाम फिर मैंने अपने साथ लगाया, क्योंकि मुझे लगता है कि शनाया अधूरी है अहम के बिना, तो इसलिए शनाया अहम। और इसी से मेरी पहचान बनी है। तो जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? कैसे आप इस जर्नी में आए, कैसे यहाँ तक पहुँचे आज? सर देखिए, मेरी जो शादी हुई थी बहुत कम एज में हो गई थी, आफ्टर इंटर। और उसके बाद मैंने अपने फादर इन लॉ से कहा कि मुझे आगे पढ़ना है, तो उन्होंने बीए कराया, एमए कराया, लॉ करवाया। और लेकिन मेरा बचपन से था कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, जर्नलिज्म में जाना चाहती हूँ। उसके बाद जब एक मुझे ऑफ़र आया HBC न्यूज़ से, मनी माजरा में है, कि आपकी हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, आप एक बार आकर हमसे मिलो। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरा सपना पूरा हो रहा है। जी। तो ये 2020 की बात है, और 2020 में मैंने जर्नलिज्म में पहला कदम रखा था। और सबसे पहला इंटरव्यू जो मुझे मिला था वो चंडीगढ़ से अरुण सूद जी का मिला था। उसको मैं अपना लक मानती हूँ। उनके इंटरव्यू के बाद सर ये जर्नी लगातार जारी है,
और अभी बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ, एक पहचान बन गई है, एक फेस इमेज बन गई है। तो जर्नलिज्म एक सपना था जो पूरा हुआ है। तो ट्राई सिटी में पता है कि शनाया अहम एक फेमस जर्नलिस्ट हैं आज की डेट में। फेमस तो सर ज़्यादा बड़ा शब्द हो गया, लेकिन जर्नलिस्ट है ये पता है ट्राई सिटी नहीं, में। हम काफ़ी आपको देख जी, चुके हैं आपकी वीडियोस के अंदर। शुक्रिया। तो साथ ही साथ आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा और उससे आपने क्या सीख प्राप्त जी, की? सबसे बड़ा संघर्ष जो रहा सर, वो मेरी शादी का रहा। शादी का। जी, देखिए एक लड़की जो होती है वो बड़े सपने देखती है कि मेरी शादी होगी, ये हर लड़की के मन में होता है ना। लेकिन जिस वक्त मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र नहीं थी सपने देखने की, और जो शादी का एक्सपीरियंस आइडिया क्या रहा एज थी आपकी? सर, मैं आई वॉज 17 और 18 ईयर्स ओल्ड। ओके। हाँ, एट दैट टाइम। तो उस वक्त उम्र नहीं थी सपने देखने की, मुझे किताबों से बहुत प्यार था, मैं पढ़ना चाहती थी। और जब शादी हुई तो एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि सपने देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो वो सबसे ज़्यादा संघर्ष था, और उससे बड़ा संघर्ष ये रहा कि जब बेटा हुआ और उसको एक अलग ले जाकर पालना, ताकि वहाँ का माहौल बच्चे पर ना पड़े। मेरा बच्चा वैसा ना बने जैसे उसके फादर रहे हैं, कि सिर्फ पैसों के पीछे भागना, कोई वैल्यूज़ नहीं आपकी नज़र में किसी रिश्ते की। आप कुछ मतलब सिर्फ पैसे को ही सब कुछ समझ रहे हैं। आपके लिए बीवी कुछ नहीं है, आपके लिए माँ बाप कुछ नहीं है, आपके लिए बच्चा कुछ नहीं है। तो कह देते हैं कि ये डाइवोर्सी है, ये छुटी हुई है। लेकिन मैं यहाँ इन लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं छुटी हुई नहीं हूँ, मैंने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्यों? सिद्धांतों के लिए, इज्जत के लिए। अगर लोग कहते हैं कि इतनी दौलत इतनी शोहरत छोड़कर आई है, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत रिच थे। पर सर, एक औरत जो होती है ना, वो इन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होती। उसे चाहिए होती है इज्जत, उसे चाहिए होती है मोहब्बत, उसे चाहिए होती है केयर। तो ये तीनों ही चीज़ें नहीं थी, और मैं अपने बेटे को वैसा नहीं बनाना चाहती थी। क्योंकि मुझे ये था, अगर बेटी होती तो शायद मैं वहाँ से अलग ना होती। बेटी ने दूसरे घर चले जाना था, उसे मैं संस्कार दे के भेजती। पर बेटा तो वहीं रहता। तो जो मेरे साथ हो रहा था वो मेरी बहू के साथ आने वाले फ्यूचर में वो मैं नहीं चाहती थी। तो बेटे को अलग लेकर रहना और इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेले उसे पालना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा मेरे लिए। स्ट्रगल रहा और जी। आपने बेटे के लिए ये अहम फैसला हाँ लिया, जी, अहम के लिए अहम फैसला लिया। अहम के लिए अहम फैसला लिया। जी सर। तो आपने तो अहम फैसला ले लिया, तो आज के युवाओं को आप क्या देखते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? धैर्य रखना, धीरज रखना। सर, नहीं है आजकल, आप यूथ को देखो, इनमें किसी भी तरह का ना धैर्य देखने को नहीं मिलता, चेंजेस धीरज में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। कि आप देखिए, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते हैं। केसेस हम लोग पढ़ते हैं एज ए जर्नलिस्ट। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो अभी 10th में हैं, अभी 9th में हैं, लेकिन सुसाइड कर लिया। टीचर ने डांट दिया तो सुसाइड कर लिया, पेरेंट्स ने गेम्स के लिए मना कर दिया तो सुसाइड कर लिया। हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमारे अंदर पेशेंस होते थे, और यही पेशेंस आगे चल के आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं। आज मैं जो एक अकेली अपने बच्चे को पाल रही हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी में जी रही हूँ, तो ये उस टाइम के पेशेंस का, उस टाइम के धीरज का ही आज नतीजा है। आज का युवा जो है वो ज़्यादातर गुस्से में रहने लगा है, ज़्यादातर डिप्रेस्ड रहने लगा है। वजह कुछ नहीं होती, लेकिन उस चीज़ को बहुत बड़ा बना लेते हैं कि नहीं, ईगो हर्ट होने लगी है। तो आज के युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंस रखें, और इस तरह से ईगो हर्ट अगर हर बात पे होने लगे तो ये कहीं ना कहीं फिर युवाओं के लिए बहुत यानी कि गलत है। छोटी छोटी बात हाँ, को मन पे मत छोटी लेके छोटी जाओ, बात को मन पे लगाते हैं। फॉरगेट करो। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी को जीना चाहिए, जिंदगी को आप झेलने वाली चीज मत समझो। स्ट्रगल सबको करना होता है, अप डाउन सबके लाइफ में आते हैं। कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ बुरे लोग भी आते हैं, उनको फेस करना सीखो, और पेशेंस बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। युवा तो हो गए, ठीक है। तो आपका जो काम है जर्नलिज्म का, जी, इसके लिए बहुत सारी गलत धारणाएं हैं मार्केट में, तो इनको आप कैसे देखते हैं? सर, आदत पड़ गई है। अगर हम जर्नलिज्म में जा रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को फिर फेस करना आना चाहिए। हमें इन चीज़ों को इधर से सुन के उधर से निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, एक ख़बर हमारे पास कोई आ जाती है, अगर हम वो ख़बर करते हैं तो भी ये इल्ज़ाम लगा दिया जाते हैं कि ये करप्ट हैं, इन्होंने हमसे पैसे मांगे, हमने नहीं दिए तो इन्होंने ख़बर नहीं लगाई। अगर हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो, हम नहीं ये ख़बर कर रहे हैं, तो भी हम पर इल्ज़ाम आते हैं कि जी इन्होंने ये ख़बर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये पैसे लेकर बैठ गए। और ये बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बताती हूँ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमारे ज़ीरकपुर में VIP रोड पर एक अंकल रहते हैं, और वो मेरे ही गाँव से हैं। तो वो छोटा सा टी स्टॉल अपना चलाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो जिस जगह पर बैठे हैं तो वो सारी जगह सरकारी पार्किंग की है, वो एक इंक्रोचमेंट करके वहाँ बैठे हैं। ये खबर मैंने लगाई,
और वो अंकल मतलब कहते हैं कि इन्होंने मेरे से पैसे मांगे, जबकि वैसे मैं कहना नहीं चाहती थी, पर आज मैं बता रही हूँ ये चीज़। मेरे गांव से है और मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरे पापा के पास आते थे और कि थोड़ा हेल्प वगैरह कर देते थे पापा। पापा की वो परंपरा मैंने उनके साथ जारी रखी, और अंकल की मैंने बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करी, राशन पानी की भी मदद करी, हर चीज़ की मदद मैं हर महीने उनकी करती थी। पर उन्होंने ही मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि सिर्फ मैंने एक न्यूज़ की थी जो फैक्ट के साथ मैं कर रही थी कि मैंने पैसे लिए हैं, और 90% ने विश्वास भी कर लिया। किसी ने मतलब मुझसे नहीं पूछा कि शनाया क्या ये सच है, जबकि ये सरासर झूठ है। आप खुद बताइए सर, मैं आपसे पूछती हूँ, जो लड़की हर महीने उन अंकल की मदद कर रही है, वो उनसे क्या 10-12 हज़ार मांगेगी? तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने बहुत आती है। पर उस टाइम एक, ये 3-4 साल पहले की बात है, उस टाइम ये था कि मुझे फील हो जाता था, पर अब मैंने फील करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने दुनिया इतनी देख ली है, मुझे लगा है कि नहीं, हम इनके लिए नहीं जी रहे, हमें खुद को साबित करना है, लेकिन इनके सामने साबित करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सी सारी चीज़ें हम फेस करते हैं, बहुत से इल्ज़ाम हम फेस करते हैं। जर्नलिज्म जो होता है ना सर, एक कांटों का ताज ही समझ लो, जो हम सिर पर रख कर बैठे हैं। चुभना तो है ही, पर वो चुभन हमें अपने अंदर उतारनी है, महसूस करनी है, लेकिन उसे ओवर नहीं करना, उस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना कि ज़िंदगी ही हमारी ख़राब हो जाए या हमें लगे कि हम गलत फील्ड में हैं। हम बहुत अच्छी फील्ड में हैं। इल्ज़ाम तो सर हर किसी पे लग जाते हैं। क्योंकि जर्नलिज्म में अक्सर ये देखा गया कि लड़कियों को गलत नज़र से देखा जाता है अगर वो एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। नहीं सर, मेरे साथ वैसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मेरे कोलीग्स हैं, क्योंकि देखिए मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन मेरा परिवार जो है वो पूरा ज़ीरकपुर है, और मेरे जो ज़ीरकपुर के पत्रकार हैं हमेशा साथ दिया है सर उन्होंने। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई गलत नज़र रखी हो या किसी तरह की कोई बात बोली हो, नेवर। हमेशा रिस्पेक्ट किया, हमेशा ये बोला कि ये सिंगल पेरेंट है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कई बार होता है कि बेटे की वजह से या अपनी वजह से मैं फील्ड में नहीं गई, उन्होंने वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं। कुछ होता होगा सर कि लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते होंगे, लेकिन मेरे साथ कभी इस तरह की कोई सर्कमस्टेंसेस आई नहीं है। मतलब ये है कि आप जैसे रहोगे तो सामने वाला भी वैसा सामने, रहेगा, हाँ हाँ। उसी तरीके से पर चलता सर है। हाँ, मैं ये यहाँ ये कहना चाहूँगी कि मैंने भी अपनी इमेज बनाई है। मैंने अकेली मैं ज़रूर रहती हूँ, मैं आज़ाद ख्यालों की हूँ, लेकिन ख़राब ख्यालों की नहीं हूँ। मैंने कभी भी पार्टीज़ को, स्मोक ड्रिंक्स को, इन सब को प्रायोरिटी नहीं दी। प्रायोरिटी ही क्या नहीं दी, मैंने ये सब चीज़ें कभी की ही नहीं। अगर मुझे पार्टी करनी है तो मेरा बेटा मेरे साथ है, मैं उसके साथ जाके डिनर करके आती हूँ। मैं लोगों की महफिल में जाके पार्टीज़ में नहीं जाती, मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं स्मोक नहीं करती। तो मेरी एक इमेज खुद की क्रिएट की हुई है, तो सामने वाला भी सोचता है कि नहीं, अगर मैं ही अपने आप को मतलब लिफ्ट देना स्टार्ट कर दूंगी, मैं ही जा जाके पार्टीज़ करूंगी, स्मोक करूंगी, ड्रिंक करूंगी, फिर सामने वाले का कसूर हम नहीं निकाल मतलब सकते। आपका सिंपल कहना ये है कि जो लोग ये मानते हैं कि लड़कियां जर्नलिज्म में नहीं आ सकती या ऐसे गलत सोचते हैं, तो उनके लिए सिंपल है कि हर एक लड़की का अपना एक दायरा होता है। दायरा अगर वो दायरे के अंदर रहेंगे तो कोई गलत उनको बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल दायरा ज़रूरी है। तो आजकल सोशल मीडिया का चलन है, जी सोशल मीडिया को आप अवसर मानते हैं या थोड़ा गलत तरीके से देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं, या खतरा है? हाँ, देखिए सर, हम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं अपना, ये हमारी रोज़ी रोटी है ना। सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारी एक फेस इमेज बनी है, हम पत्रकार बने हैं, तो हमारे लिए तो अवसर है, अवसर है। अवसर है जी। और सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा मतलब लोगों के मन में घर कर चुका है कि आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आपको, आप बस में बैठे हो, आप कहीं बाहर हो, आपको कोई न्यूज़ देखनी है, हैंड टू हैंड आप पर न्यूज़ पहुंच रही है ना। तो ये एक हमारे लिए अवसर है, हम जैसे पत्रकारों के लिए एक अवसर है। लेकिन जब हम उसको स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, स्क्रॉल करिए जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कुछ रील्स इस तरह की आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि जो कहीं ना कहीं सभ्यता पर जख्म है। जैसे यूथ हैं, वो जिस तरह के रील्स डाल रहे हैं, जिस तरह की अश्लीलता परोस रहे हैं, क्यों? सिर्फ व्यूज़ के लिए, व्यूज के लिए कि हम फेमस हो जाएं। चलो, एक आपकी रील वायरल हो गई, आपको मिलियंस में व्यूज़ आ गए, पर फिर वो वहीं सीमित हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है आपका फ्यूचर, क्या है आपका? वो यही सोचते हैं कि हाँ, इसी तरीके की रील मेरी वायरल हुई है तो इसी तरीके का कंटेंट मैं बनाऊंगा, मैं कंटेंट बनाऊंगा। आप देखिए, लड़कियां टैटूज बना रही हैं, ऐसे ऐसी जगह पर टैटूज बना रही है और उसकी वीडियोस भी डाल रही हैं। तो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, समाज भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। और बच्चों की अगर हम बात करें तो 8th-9th क्लास के बच्चे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रहे हैं। हमें सर पता भी नहीं होता था कि फ्रेंडशिप क्या होती है। बिल्कुल सही बात है ना। तो सोशल मीडिया जो खतरा है, वो खतरा सिर्फ इसलिए है कि जो रील्स आ रही हैं, जो अश्लीलता परोसी जा रही है, सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, तो आप इससे फेमस नहीं होगे। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, आपको फेमस होना है, आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आप आईपीएस बनिए, आप आईएएस बनिए।
वो जो आप फेमस होंगे वो आपकी डेथ तक के बाद रहेगा। बिल्कुल, अगर आपने सोशल मीडिया के थ्रू ही फेमस होना है तो कुछ एजुकेशन को लेके आइए आगे। अभी देखिए कंचन थी एक लड़की और उसका भी मर्डर भी हुआ है। वो किस लिए हुआ है? क्योंकि गंद परोसते थे। तो गंद जो परोसा जा रहा है वो गलत है। उस पे मैं हमेशा सरकार से भी अपील करती हूँ कि कहीं कुछ आप दायरा क्रिएट कीजिए, कुछ लिमिट बनाइए कि ये इस तरह का कंटेंट देखने को ही ना मिले। और दूसरा सर ये है कि पेरेंट्स को ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। पेरेंट्स को नजर हाँ, मेरा बेटा 15 साल का है और मैं घर से बाहर रहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा इस टाइम अगर वो फ़ोन देख रहा है तो वो क्या देख रहा है। अगर मुझे ही नहीं पता होगा तो फिर मैं उसे क्या ब्लेम सही करूंगी। बात है। पेरेंट्स को ज़रूरी है कि सोशल मीडिया को अवसर बनने दें, बच्चों के लिए ख़तरा ना बनने दें, ये सब बंद किया जाए। क्योंकि इसी को लेके यूएस गवर्नमेंट ने 16 इयर्स के जी एज के छोटे बच्चों को हाँ जी बिल्कुल बैन कर दिया। बैन कर दिया। वो यहाँ पर भी होना चाहिए। बिल्कुल होना और चाहिए। सर इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो सबसे ज़्यादा अश्लीलता परोसी जा रही है वो बॉलीवुड से आ रही है। मैं एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगी, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे आ ही जाता है कहीं ना कहीं वीडियो, है ना, नाम मात्र के कपड़े सर शरीर पर। मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत जो होती है वो ढकी हुई अच्छी लगती है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आप को खोल कर खूबसूरत लग रहे हैं तो आप फिर बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं, आप एक मानसिक बीमार हैं। तो इसलिए ये खतरा बनता जा रहा है सर। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक दिन के लिए एक मौका मिले कि आप इंडिया के अंदर एक चेंज लेके आ सकते हैं, तो सबसे बड़ा चेंज आपके लिए क्या रहेगा? अश्लीलता को बंद कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए इस वक्त है। कि जो अश्लीलता फैल रही है सर, भारत जो है हमारा देश, इसकी संस्कृति की तो मिसालें दी जाती हैं, सभ्यता की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? हम आज वेस्टर्न कल्चर की तरफ चलते जा रहे हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, हम बॉलीवुड को अपना रहे हैं, हम अपने लिमिट्स भूल रहे हैं, हम अपनी सभ्यता भूल रहे हैं। अगर मुझे एक दिन के लिए ये चांस दिया जाए कि आप एक सिस्टम बदल दो, तो उस दिन सर फेसबुक पे रील तो कोई नहीं आएगी। वो मैं सारा बैन करना चाहूँगी, चाहे एक दिन के लिए ही करूँ। और ये होना भी चाहिए। सिस्टम ही कर सकता है सर। सिस्टम के अलावा अगर हम चाहें कि मेरे बोलने से बंद कर दें तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। चाहे वो ये मेरा पॉडकास्ट देखें भी, चाहे हो सकता है मुझे ही कमेंट्स करें कि आप कौन होती हैं बोलने वाली। तो ये जो अश्लीलता फैल रही है ना, इसको सिर्फ सिस्टम रोक सकता है। मुझे मौका मिले ना मिले, लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगी जो सिस्टम में बैठे हैं इस वक्त, जिनके पास ये मौका है कि अश्लीलता को रोकिए, भारत की संस्कृति को बचाइए, सभ्यता को बचाइए। सभ्यता बचाइए जी। अगर कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, वो उसमें एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, तो इस फेलियर्स को, किसी पर्सन के फेलियर को आप कैसे देखते हैं? सर फेलियर अंत नहीं होता। फेलियर अंत नहीं होता। नहीं, हाँ, फेलियर अंत नहीं होता। फेलियर एक और मौका होता है आपके लिए कि आपने अपना 50% दिया, आप 60 दे सकते हैं। दोबारा फेल होते हैं आप 70 दे सकते हैं। एक दिन आएगा आप 100% दे सकते हो अपना। एक दिन आप जरूर विजेता बिल्कुल बनोगे। हाँ, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए आपकी नज़र में कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर फेल हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी रुक गई। ज़िंदगी चलती रहती है, हमें उस ज़िंदगी को फेस करना होता है। हमें उस फेलियर को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उससे अपना माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, अपसेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी में बहुत फेलियर्स आई हैं। चलो स्कूल कॉलेज में नहीं हम लोग फेल हुए, पास ही होते रहे, लेकिन वैसे बहुत फेलियर्स आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंटरव्यू में भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ, इतना बड़ा लीडर सामने बैठा था, मैं तो कुछ पूछ नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। तो एक मैं उसको फेलियर की तरह लेती हूँ, लेकिन उससे सीखती हूँ। सीखते हैं नेक्स्ट टाइम हाँ, उसको कि रिपीट नेक्स्ट नहीं टाइम करना इसको चाहिए। हमने रिपीट नहीं करना, इसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से इसमें और अच्छा अपना दे सकते हैं। तो फेलियर, मैं हमेशा कहती हूँ कि फेलियर को कभी भी आप दिल से मत लगाओ, दिमाग से लगाओ कि हमें इस चीज़ को और अच्छा करके दिखाना है, और हम हमेशा फेलियर नहीं रहते। ज़िंदगी नहीं रुकती, इसको एक्सेप्ट करना सीखें। तो फेलियर की हमने बात की, तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा फैसला जिसको लेने में आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ी? सर बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे मेन रहा मेरे लिए वो फैसला ये था कि जब मेरे फादर की डेथ हुई तो कोरोना टाइम चल रहा था। कोरोना टाइम। हाँ, लेकिन ट्रेन वगैरह खुल चुके थे, गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो गई थी, मैं जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं गई। आप नहीं गई? मैं नहीं गई, हाँ। उसका रीज़न? उसका रीज़न सर ये रहा कि मैं अपने फादर को मरे हुए नहीं देख सकती थी। अच्छा। मैं उनकी डेड बॉडी नहीं देख सकती थी, क्योंकि मेरे पापा ने ही मुझे पाला है। मुझे नहीं पता माँ का प्यार क्या होता है, मुझे नहीं पता भाई का प्यार क्या होता है। मेरी फैमिली में सर मेरी कभी बनी नहीं है। मेरी क्यों नहीं बनी है? क्यों? मेरी फैमिली जो थी ना, ससुराल भी ऐसे ही मिला और मायका भी ऐसे था कि सिर्फ पैसों के पीछे भागते थे। सिर्फ उनको दौलत चाहिए होती थी, उनके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे। मैं तो एक अलग ही प्राणी आ गई थी उनके खेमे में।
जो रिश्तों को अहमियत देती थी। मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको। चलो मैं होटल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन चंडीगढ़ में एक होटल था और मेरे पापा को उस वक्त शायद कोई प्रोजेक्ट मिला था, तो डिसाइड हुआ कि हम लोग जाएंगे और डिनर करेंगे। तो होटल में जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो जो दरबान खड़े होते हैं वो एक बुजुर्ग थे और उनका काम था कि आप सबको गेस्ट को हाथ जोड़ेंगे, सलाम करेंगे। हाँ, तो मेरी फैमिली अंदर एंटर कर रही है, जब मेरी टर्न आई अंदर एंटर करने की, उन्होंने हाथ जोड़े, मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। मैं कि नहीं अंकल, पापा की जगह आप ये मत करो। तो वो मेरा बहुत बड़ा गुनाह था मेरी फैमिली की नज़र में कि मैं वैल्यू गिराती हूँ जाकर, मेरे अंदर स्टैंडर्ड नहीं है, मेरे अंदर क्लास नहीं है, मैं दरबानों से भी ऐसे बात करती हूँ। लेकिन मेरे फादर मेरे सपोर्ट में हमेशा रहे। मेरे फादर ने हर हर मोड़ पे मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, वो ठीक है अपनी जगह है, तो अगला बाप की उम्र का ही, अगर उसने हाथ पकड़े तो कोई गलत नहीं है ना, रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। हाँ, तो उस इंसान को मैं मरे हुए नहीं देख सकती थी, जिस इंसान ने मतलब मुझे बचपन से एक दिन की से और पाला, और चलो जितना उन्होंने पढ़ाया पढ़ाया है ना, बहुत अच्छी सी ज़िंदगी दी, बहुत अच्छे संस्कार दिए, और उनकी डेड बॉडी देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फैसला मेरा यही रहा था कि नहीं, मैं उनको ज़िंदा रखना चाहती थी सर अपने अंदर, और आज भी मेरे अंदर ज़िंदा है। मैं उनकी डेड बॉडी की फ़ोटोज़ वगैरह मैंने बोल दिया था कि मेरे को नहीं भेजना, क्योंकि मैं अपने पापा को अपने अंदर ज़िंदा देखना चाहती हूँ, ज़िंदा रखना चाहती हूँ। तो मेरे लिए तो ज़िंदा है सर आज भी। तो आपकी जो लाइफ है चुनौतियों भरी रही है, तो युवाओं के लिए या आम लोगों के लिए आपका क्या एक मैसेज हो सकता है प्रैक्टिकल मैसेज सर ये है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी उसकी आप परवाह मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आपको लगता है कि आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें काम करना चाहते हैं, तो परवाह मत कीजिए समाज की, आप कीजिए उस काम को, अपना 100% दीजिए, और आप एक दिन सक्सेसफुल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंस ज़रूर रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, ज़िंदगी को जीना सीखिए। ज़िंदगी को एक खिलौना मत समझिए कि हमने खेलना है ज़िंदगी के साथ, हमने बस गुजारनी है, हमने काटनी है। नहीं, हमें ज़िंदगी जीनी है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने अंदर की ताकत को पहचानना। अपने अंदर की ताकत को पहचानें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने से अपने आप को रोकें, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें, अपने गोल की तरफ ध्यान रखें, इधर उधर मत देखें। सामने आपका लक्ष्य होगा, आपके मन में एक चाहत जगेगी कि ये मेरा लक्ष्य है और मुझे इसे पार करना है, तो बहुत इजी सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ आपकी सोच पर ये आधारित है, अपनी सोच को बढ़ाएं। सोच के बिना अगर हम सोचें कि नहीं यार कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, ये मत सोचो। आप कहो कि मैं करूँगा, कैसे करूँगा, क्या नहीं करूँगा, ये मत सोचो कभी भी। सिर्फ ये सोचो, इन शॉर्ट बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव रहिए हमेशा, सकारात्मक सोच सबसे ज़रूरी है। जरूरी। तो आज आप एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, तो आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? सर आने वाले 5 सालों में और ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहती हूँ, एक नाम बनाकर जाना चाहती हूँ, ताकि कल ना रहूँ तो बच्चे को देखकर लोग कहें कि हाँ ये शनाया का बेटा है। और शनाया एक बहुत अच्छी पत्रकार थी, और मैंने अपने बेटे के नाम से अपना एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया है, अहम प्रमोट बज़। ओके जी, तो ये पूरा टोटली डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है, और इस बिज़नेस को मैं बहुत ऊंचा लेकर जाना चाहती हूँ। आने वाले 5 सालों का मेरा जो ड्रीम है कि अपने बेटे को अपने बिज़नेस के थ्रू एक घर बनाकर देना है और एक उसको बिज़नेस सेटअप करके देना है। तो इसमें क्या सर्विसेज रहती हैं आपकी? सर इसमें हमारे पूरी टोटली डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है, जिसमें हम वीडियोस, रील्स और एल शेप बैंड बनाते हैं, और आपके फ्लायर्स, पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस में मैंने डाली हैं। और पहले दिन से ही बड़ा अच्छा मुझे रिस्पांस भी मिल रहा है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने बेटे को एक घर और एक बिज़नेस, ये दोनों चीज़ें अगर मैं देकर चली गई तो मुझे लगेगा कि मेरी जो तपस्या है वो सक्सेसफुल हो गई है। हमारी ऑडियंस भी डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी, ट्राई सिटी के जो भी आसपास रहते हैं वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे आपके बिजनेस के लिए। थैंक यू। जैसे आप एक सिंगल मदर हैं, ठीक है, सिंगल मदर की लाइफ क्या होती है? सिंगल मदर की जो लाइफ होती है मुश्किलों से भरी होती है, डिफ़िकल्टीज से भरी होती है, और कुछ ऐसी लाइफ हो जाती है कि हमें घर भी देखना है, हमें बाहर भी देखना है, हम अपने बच्चे को किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब मेरा बेटा छोटा था, सब मुझे कहते थे कि तुमने एलएलबी किया है, एंड आई वाज अ टॉपर ऑफ लॉ कॉलेज। ओके। तो सब कहते थे आप जाइए, आप वकालत में जाइए, आप अच्छा मतलब आर्ग्यू भी कर लेते हो, आपको सब पता भी है। तो मेरे लिए फ़ैसला ये था कि नहीं, अगर किसी असिस्ट करती हूँ किसी को, है ना, किसी भी एडवोकेट के पास में काम करती हूँ, तो मुझे 9 to 6 तो उनको ऑफिस में देना है, देना पड़ेगा। और मैं अपने बेटे को किसी क्रच में या किसी मेड के हवाले नहीं कर सकती।
तो जर्नलिज्म मैंने चुना क्योंकि जर्नलिज्म में ये था कि मैं कभी भी आ सकती हूँ, अपने बेटे को देख सकती हूँ, अपने बेटे को साथ ले जा सकती हूँ, सब कुछ मुझे ही करना है। बहुत डिफ़िकल्टीज आई सर, बहुत से लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं ना लेग पुलिंग, वो करने की कोशिश करी। मेरी हमेशा सोच रही है कि आप दूसरे की लकीर छोटी मत करो, अपनी लकीर बड़ी करो। पर उन लोगों को ये था कि इसकी तो लकीर ही मिटा दें, ये क्यों काम कर रही है, ये क्यों काम कर रही है, इसको हमने काम नहीं करने देना, और ये सिंगल पेरेंट है तो इसको मेंटल हराश करना, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है ना। तो मेरी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी रही, लेकिन एडवेंचरिंग रही सर, बहुत ज़्यादा एडवेंचर रहा, बहुत मज़ा आने लगा सर। एक टाइम था कि थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है, थोड़ा इंसान सोचता है कि नहीं यार मेरे साथ ही क्यों। फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ ही इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि योद्धाओं को ही मैदान में उतारा जाता है, जिनको तलवार पकड़नी नहीं आती, जिन्हें देखते ही तलवार से डर लगता है, उनको हम कभी मैदान में नहीं भेजेंगे। तो ऊपर वाला रब जो है, सच्चा मालिक जो है, उसने एक योद्धा ही बना के मुझे उतारा है कि आपको ये फ़ाइट करनी है और बिना ये फ़ाइट किए मेरे पास वापस नहीं आना। तो सिंगल पेरेंट की लाइफ को मैंने देखी है, कई लेडीज़ हैं सर, मेरे बेटे के स्कूल में भी 2-3 ऐसे टीचर हैं जो सिंगल पेरेंट है। एक नारी शक्ति जो होती है वो निकल कर आती है। और एक चीज़ मैंने जो सबसे ज़्यादा महसूस करी है, जो लोगों से बातें करी हैं, जो लोग संपर्क में आई हैं, कि एक जो फादर होता है वो नहीं पाल पाता बच्चे को, वो माँ नहीं बन पाता, उसको सेकंड मैरिज का ऑप्शन अपनाना पड़ता है। लेकिन जो एक औरत होती है वो माँ भी बन सकती है, वो बाप भी बन सकती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये तो आने वाले वक्त में जो बेटा जवान होगा वो बताएगा कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाई हैं या नहीं निभाई, पर कोशिश जारी है सर। तो सिंगल मदर आपने अपने बेटे को पाला, तो अभी भी किसी से ज़िंदगी में मोहब्बत है? सर देखिए, जब मैं अपने घर पे थी, मायके में थी, तो मुझे हमेशा किताबों से प्यार रहा था। और आज भी आप मेरे घर पर देखोगे ना तो आपको सिर्फ किताबें मिलेंगी, हर तरह की अच्छी अच्छी किताबें हैं ना। और अफेयर मेरा कभी नहीं रहा। मेरे पापा को मुझ पे नाज था कि मेरी बेटी का कभी नाम नहीं जुड़ा, जहाँ कहा जब कहा शादी कर ली। डिसीज़न, चलो एक हार्ड डिसीज़न लिया, बेटे के लिए लिया। और कुछ ऐसे लोग भी आए, कुछ रुतबे वाले रसूख वाले लोग भी आए जिन्होंने शादी तक का ऑफ़र दिया। लेकिन सर कहते हैं ना कि एक दिल से आवाज़ आती है, वो आपको जो दिल कहता है ना गवाही देता है किसी के लिए, वो किसी के लिए दिल ने गवाही दी नहीं। हाँ, अब जाके दिल ने गवाही दी है, लेकिन उसे मोहब्बत से ज़्यादा मैं इबादत कहूँगी, या मोहब्बत से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि मेरी मोहब्बत इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी उनकी इज़्ज़त ज़रूरी है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको उनकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। अगर आप इज़्ज़त नहीं कर सकते, आप उनको हमेशा परेशान कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या आप उनका नाम हर जगह ले रहे हैं, या आप उनको मेंटल प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत जो नाम होता है सर, वो देने का नाम होता है, ये गिव एंड टेक नहीं है, फिर वो तो व्यापार हो गया। तो मेरी कोशिश ये है कि चलो जो मुझे लगता है कि हाँ ये इंसान है जो मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा पार्टनर बन सकता है, लेकिन मैं अपना फ़ैसला कभी उन पर थोपने की कोशिश नहीं करती कि नहीं मैं तो अकेली रही हूँ, मैंने तो ये सब बर्दाश्त किया, अब आप मुझे अपनाओ। नहीं, मैं अपनी लाइफ उसी तरह जी रही हूँ जैसे पहले जीती थी, बोझ नहीं बनी। तो सिर्फ देना है, समर्पित हूँ मैं उन्हें, कि मेरा समर्पण जो है कि मैं क्या कर सकती हूँ। कहते हैं ना कि आपको देने की चाहत होनी चाहिए, लेने के लिए आपने नाम रख लिया कि लेना भी है, फिर वो व्यापार हो गया। तो व्यापार मैं नहीं करती, हाँ इबादत में ज़रूर करती हूँ। ठीक है जी। आप एक जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स से जर्नलिस्ट आमतौर पे जुड़े ही रहते हैं, तो आज की इंडिया की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं बोलूँ तो पॉलिटिक्स जो है, राजनीति क्या होता है कि राज जिसका राज है उसकी नीति है ना। तो ना तो सर सिर्फ राज रह गया है, नीति तो कहीं है ही नहीं, पॉलिटिक्स तो कहीं रह ही नहीं गई है। पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं होता है कि आप मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते रहें, आप बड़े बड़े जुमले फेंक दें, आप इलेक्शन के टाइम पर जाकर कह दें कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे। आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और जनता आपको वोट देती भी है ना। आज की पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जो मैं लीडर्स से मिलती हूँ, मैं जो इंटरव्यूज़ करती हूँ, तो मैं एक ही चीज़ उनसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने जो वादे किए वो क्यों नहीं पूरे किए। तो उनका जवाब क्या होता है कि नहीं जी हम तो यहाँ के ये छोटे मोटे एमसी बने हैं, या हम छोटे मोटे यहाँ के किसी मतलब रुतबे में आए हैं, पर सरकार किसी और की है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप वोट मांगने जाते हो, आप लोगों से कहते हो कि सरकार किसी और की बनी, तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। आप कहिए ना उनसे, आप हिम्मत रखिए अपने अंदर। अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगी, किसी से पूछा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए, उनको पता नहीं था। उनको पता नहीं था। एंड ही इज़ द प्रेजेंट एमएलए। प्रेजेंट एमएलए और एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता था। अब मैं अगर उनका नाम लूँ
तो उनकी बदनामी होगी। लेकिन अगर वो सुन रही हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, जिसको एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता, उसको उसकी शक्तियाँ क्या पता होंगी, उसको उसकी सही ड्यूटीज़ क्या पता होंगी। पॉलिटिक्स सर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप रह गई हैं। आज चलिए मैं मान लीजिए एक पार्टी से हूँ, आप दूसरी पार्टी से हो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रही हूँ कि भाई इसको नीचे करना है, इस पे आरोप लगाने हैं, चाहे मैं रूलिंग में हूँ लेकिन आरोप आप पर लगाने हैं। आप ये कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये रूलिंग है, इनको हटाना है, हमने बैठना है। जनता का नहीं सोच रहे सर। अगर जनता का सोचते होते ना तो आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता है। पॉलिटिक्स में सर दलदल है कि आप धंस गए हो और आपको बस दूसरे को पकड़ के भी खींचना है, आपको खुद निकलने की कोशिश नहीं करनी, आपको दूसरे को खींचना है उस दलदल में। तो मेरी नज़र में तो पॉलिटिक्स सर इस टाइम माइनस ही रह गई है। तो पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में पॉलिटिक्स का पूरा माहौल बन चुका है क्योंकि 2027 में इलेक्शन है जी तो आप कैसे देखते हैं? सर बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर मैं देखूं तो पूरे चरम पर है पॉलिटिक्स इस टाइम पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुमत से जीती थी। और उस टाइम राघव चड्ढा ने भी एक बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि झाड़ू को ले आओ, लेकिन पंजाब ने वैक्यूम क्लीनर चला दिया। तो बहुत अच्छा उनका ये स्टेटमेंट रहा था। और उसके बाद से लगातार अकाली दल, लगातार कांग्रेस हावी हुए, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी हुए, है ना। रह गई बीजेपी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो अगर अलायंस होता है अकाली दल के साथ तो शायद कुछ चांस बन सकते हैं कि कुछ उनके एमएलएज बन जाएं। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें तो काफ़ी वीक है बीजेपी पंजाब में, काफ़ी वीक है। क्योंकि कई सारी उसके एक बंदी सिखों की रिहाई का मसला है, एक फिर जो किसानों का आंदोलन हुआ उसका मसला रहा। तो आम आदमी पार्टी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है वो पूरी कोशिश यही करेगी सर कि हम दोबारा आए, हमें जनता दोबारा मौका दे। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, प्रहार 2 चलाया, गैंगस्टर के खिलाफ चलाया, और जीवन ज्योत चलाया जो गरीब बच्चे जिनसे भीख मंगवाई जाती हैं। दूसरा कल भी शायद भगवंत मान ने कुछ अनाज देने की बात करी लोगों को। पर सर रिजल्ट अभी जो है, जो पंजाब में रिजल्ट आने चाहिए थे उसमें कुछ ना कुछ कमी तो है अभी भी। उसमें कमी है, हाँ थोड़ी बहुत कमी तो सर अभी है। क्योंकि देखिए गैंगस्टर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जो पुलिस है वो काम नहीं कर रही है, प्रशासन काम नहीं कर रहा। देखिए कोई सरकार नहीं चाहेगी कि हमारे राज्य में इस तरह से मर्डर्स हों, और उनके तो खुद के लीडर्स की भी मर्डर हो रही हैं। लकी ओबराय का हुआ, उनके सरपंच का हुआ। तो जहाँ तक 2027 की बात है, अभी तो ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि तीनों ही पार्टियाँ अपने पूरे जोश में हैं, सोच रहे हैं कि बस एक दूसरे को हमें पुश करके और हमें जनता के बीच आना है। लेकिन जनता इस बार ये सोच रही है कि जो रिजल्ट हमें मिलने चाहिए वो कौन देगा, वो कौन चेहरा होगा, वो अकाली होंगे, वो कांग्रेस होगी, या वो आम आदमी पार्टी होगी। तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये कहना कि एक साइड पल रहा है। अभी पलड़ा जो है सर वो ऊपर नीचे ही हो रहा है, एक साइड हम नहीं कह सकते। तो इस सवाल मतलब में ये तो समय ही बताएगा, ये समय बताएगा, ये समय के गर्भ में ही है सर कि कौन जीतेगा। बाकी एफर्ट सबके बराबर है। एफर्ट सबके। जी तो ये तो आपने पॉलिटिक्स की काफ़ी अच्छी बात की। तो लेकिन जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके आने के बाद जर्नलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट आया? अच्छे इफेक्ट पड़ेगा सर। हाँ जहाँ तक मुझे लगता है, मैं सब सारे जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एआई से काफ़ी हेल्प मिलती है, हमें टॉपिक्स भी मिलते हैं, है ना। हमें कोई स्क्रिप्ट तैयार करनी है और वो हमारी स्क्रिप्ट रेडी भी है, लेकिन हमें चाहिए कि थोड़ा सा चेंजेस हों। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एआई से हमें हेल्प मिलती है। पर अगर हम पूरे डिपेंड हो जाएं कि हमें तो सिर्फ एआई कि आपने मुझे बोला शनाया आज आपको पॉलिटिक्स पे एक आर्टिकल लिखना है और मैं एआई से लिखवा दूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। आपकी खुद की राइटिंग होनी चाहिए। हाँ आप थोड़ा आगे पीछे हेल्प ले सकते हो, थोड़ी 2-4 शब्दों की आप हेल्प ले सकते हो। आपका हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है या आपको कुछ ऐसे वर्ड्स चाहिए तो वो आप हेल्प ले सकते हो, आप थंबनेल बनवा सकते हो। टोटली डिपेंड हो जाना ये गलत है। अगर किसी को डिपेंड होना है तो सिर्फ अपने ऊपर रहें, किसी एआई पर या किसी इस तरह की चीज़ पे डिपेंड ना रहे जो आपके वर्क को इजी तो कर दे पर आपकी जो कार्य क्षमता है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं रोंद दे। तो डिपेंड हो जाना बिल्कुल ये गलत है। यूज़ करो, यूज़ करने के लिए ही आया है। एक से एक टेक्निक्स आ रही हैं। हमारे टाइम पे तो होता नहीं था, हमारे टाइम पे तो लिखते भी पेंसिल से थे, है ना। लेकिन अब जो एआई आया है ये आपकी सुविधा के लिए आया है, पर ये नहीं कि आप उस पर डिपेंड हो जाओ। सही बात है, ये नहीं कि एआई पे डिपेंड हो जाओ। हाँ तो जब कोई रिपोर्टर फील्ड में जाते हैं उनके अंदर कोई डर होता है, क्या फियर होता है उनके अंदर? सर अगर डर है तो फिर आप पत्रकार नहीं है, डर है तो आप रिपोर्टर नहीं है। हाँ आप डर गए तो फिर आपका है कि पत्रकार, आप कैसे किसी की आवाज़ उठाएंगे। हमारे सामने सर ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि एक बहुत मजलूम इंसान जिसका कोई मतलब बैंक बैलेंस नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, जो बहुत मजबूर है और वो प्रशासन का सताया हुआ है,
तो हम उसके साथ अगर नहीं खड़े हुए, हमें क्या नहीं यार, अगर हम इसके साथ खड़े होंगे तो प्रशासन हमारे पीछे लग जाएगा, तो वो काहे की जर्नलिज्म। आपको सच बोलने की, सत्य बोलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, आप निडर होने चाहिए। आप डर गए तो मैं फिर से पत्रकारिता नहीं मानती, मैं उसे चाटुकारिता कहती हूँ। सर फ़ोन उठाकर, कैमरा लगाकर कोई भी अगर पत्रकार बन गया है ना, आजकल चलो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई बंदा दूसरा पत्रकार बन रहा है, लेकिन पत्रकारिता की जो असली डेफिनेशन है वो यही है कि आपको डरना नहीं चाहिए। आप लड़ो और सच के लिए लड़ो, सच के साथ लड़ो। पहले जो सर होता था, कहते हैं कि पहले जो अखबार होते थे वो छपने के बाद बिकते थे, आज छपने से पहले ही बिक जाते हैं। अखबार छपने से पहले ही बिक जाते हैं सर, हाँ ये होता है। और ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा है। तो मुझे कई बार लोग बोल देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोल देती हो, तुम कड़वा बोल देती हो। मैं कि नहीं, मैं सच बोलती हूँ, और वो सच लोगों को कड़वा लग जाता है, कानों में शीशे की तरह उनके पिघल जाता है वो, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन जो सच है, आपको सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको निडरता से बोलना पड़ेगा, आपको हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं कर सकते सो प्लीज़ अपने आप को जर्नलिस्ट मत कहिए। तो जर्नलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो आपने बोला कि कोई भी फ़ोन उठाता है आज की डेट में सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट बन जाता है, तो क्या इसके लिए कोई एजुकेशन है स्पेशली, या किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, जो जर्नलिज्म होता है ये एक चौथा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का, है ना, और एक बहुत ही इज्जतदार ये हमारा पेशा है कि हम जर्नलिस्ट हैं। लेकिन इसमें भी एक पढ़ाई होती है, मास कम्युनिकेशन होता है, जर्नलिज्म डिप्लोमा होता है ना। पर क्या होता है कि जो डिजिटल मीडिया है ना, जो सोशल मीडिया चल रहा है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री हो आपके पास में, या आप कोई डिग्री होल्डर हैं, आपको पढ़ाई अपने करिए, पर इतना तो पढ़े लिखे हो ना कि हमें सोचने समझने की शक्ति हो। जैसे मैं हूँ, मैं MA LLB हूँ, तो मुझे ये पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और जर्नलिज्म भी मैं कर रही हूँ वैसे, ठीक है। लेकिन जो आपने पढ़ाई की बात करी है वो बहुत ज़रूरी है सर, वो मैं तो कहती हूँ लागू होना चाहिए कि आपको अपनी उतनी क्वालिफिकेशन तो दिखानी चाहिए, ताकि आपको पत्रकार कहते हुए सामने वाले को एक गर्व की बात महसूस हो कि हाँ ये पढ़ा लिखा इंसान है। और पढ़ा लिखा इंसान जो होगा ना सर, वो हर चीज़, हर कंटेंट को बहुत बारीकी से पढ़ेगा, बहुत बारीकी से उस पर बात करेगा, है ना। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि फ़ोन उठाकर वीडियो बनाकर आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। सोशल मीडिया चैनल आप चला सकते हो, डिजिटल चैनल आप चला सकते हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं सर एजुकेशन तो हर जगह ज़रूरी है। एजुकेशन के बिना अगर आप बन रहे हो, या आपकी कोई भी एजुकेशन नहीं है, कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 4th 5th पढ़े हुए हैं, बिल्कुल है ना, ऐसे भी मैंने देखे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि एक मैंने देखा लड़का, वो मुझे आकर हेलो बोला, और उसके हाथ में माइक था। मैंने कहा सर मैंने पहचाना नहीं आपको। कहते आपने नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं। तो उसने एक सोसाइटी का नाम लिया, कहते मैं वहाँ वॉचमैन था, मैं पत्रकार बन गया हूँ। तो ये पत्रकारिता का लेवल रह गया सर। जो एक वॉचमैन था, मैं नहीं कहती वॉचमैन बुरे होते हैं या वॉचमैन की इज्जत नहीं होती, उनकी भी इज्जत है, इज्जत सर रेडी वाले की भी होती है। पर एक देखा जाता है ना कि आप किस प्रोफेशन में आए हो, आप किस लेवल पे आए हो, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का होना चाहिए सर इसमें। कोई भी प्रोफेशन है उसके लिए मिनिमम सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने इस पॉडकास्ट में लेग पुलिंग की बात की थी, तो जैसे मुझे लगा कि ये जर्नलिस्ट ही आपस में करते होंगे एक दूसरे का, तो मेरा जो माइंड सेट है वो सही है या गलत है? सर इस तरह की पॉलिटिक्स तो हर फील्ड में होती है, हर ऑफिस में होती है, ये सिर्फ जर्नलिज्म तक सीमित नहीं है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते ज़रूर हैं। हमारी सोच कुछ और होती है, सामने वाले की सोच कुछ और होती है। हमें वो खबर करनी है, सामने वाले को नहीं करनी, और या उसको लगता है कि ये खबर इससे बेटर हो सकती थी, या इसने क्यों कर ली। तो कहीं ना सर टकराव हो जाता है, कहीं ना कहीं बहस हो जाती है, कहीं ना कहीं लड़ाई भी हो जाती है, हम लोगों के आपस में खुद होती है। पर अगर सिर्फ हम जर्नलिज्म को बोलें कि सिर्फ जर्नलिज्म ऐसा है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जर्नलिज्म में बहुत कम है। जर्नलिज्म में इसलिए कम है क्योंकि जब एक बड़ा लीडर आता है तो क्या होता है कि कॉमन बाइट होती है, तो 10 से 12 माइक होते हैं। अब जैसे मैं फीमेल हूँ, तो फीमेल बहुत कम है इस लाइन में, है ना, जैसे आपने पहले कहा। तो मैं खड़ी हूँ माइक लेकर और आगे बहुत भीड़ लगी हुई, तो जो जेंट्स हैं, जो मेल कैमरा पर्सन्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, वो मेरा माइक लेके हाथ में और आगे लगा देते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो जर्नलिज्म में तो बहुत कम है, लेकिन और फील्ड्स में भी हम देखते हैं लेग पुलिंग हर जगह होती है। आप अपना काम करते रहिए, आपका काम बोलेगा। तो कहीं ना कहीं फेवरेट भी होता है कि आपका कोई जैसे पॉलिटिक्स के भी आप कवर करते हैं, कोई पॉलिटिशियन है, वो कहीं ना कहीं आपके कुछ फेवरेट हैं, तो
कुछ नेगेटिव न्यूज़ आप उनके बारे में ना लगाएं, पॉजिटिव भी लगाएं, ऐसा भी कुछ होता है? सर आते हैं ऑफर कि आपने ये न्यूज़ मत करो, हम करते हैं वो न्यूज़। पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा होता है, जैसे हम किसी के लीडर के पास गए, मैडम क्वेश्चन लिख के दे दो, क्यों दे दे भाई? मेरा एक उसूल है कि मैंने पहला क्वेश्चन करना होता है, फिर जो उसके आंसर्स आते हैं मैं उसमें से क्वेश्चंस निकालती हूँ। तो कई बार होता है कि नहीं शनाया आप ये, मेरे पास फ़ोन भी आ जाते हैं, आप ये कटिंग कर दो, ये कट कर दो, और पत्रकारों के पास भी आते हैं, कोई कर देता है कोई नहीं करता। हम लोग नहीं करते, हम कहते नहीं सर जो हमने पूछा है वो तो अब हम इसको पोस्ट करेंगे, टेलीकास्ट करेंगे, है ना। फेवरेट की जो आपने बात करी कि आपका अगर फेवरेट कौन है, तो सर पॉलिटिक्स में तो कोई नहीं है। कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिक्स में फेवरेट होने के लिए आपको रिजल्ट देने होंगे। आप रिजल्ट तो कुछ दे नहीं रहे हैं, चाहे आप एमसी से लेके मेयर तक, मेयर से लेकर एमएलए तक, एमएलए से लेकर आप सीएम तक, और सीएम से लेकर पीएम तक, हमें तो रिजल्ट चाहिए। जिस दिन रिजल्ट देने स्टार्ट कर दिया आपने, आप हमारी फेवरेट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। आज हर एक जर्नलिस्ट खुद एक ब्रांड की तरह दिखते हैं कि लोग उनको नाम से ही पहचानते हैं, वो खुद एक ब्रांड है। ये जर्नलिज्म के लिए अच्छा है या बुरा है? सर अगर उनको नाम से लोग पहचान रहे हैं तो उन्होंने ये कमाया है, ये उनकी कमाई है, उन्होंने मेहनत करी है, वो सच सामने लेकर आए हैं। अगर आप जर्नलिज्म में लगातार काम कर रहे हैं, आपको जानता कोई नहीं, इट मीन्स कि आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर कभी लोगों के सामने नहीं आए। मैं 7-8 साल से हूँ। अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो शनाया को सब जानते हैं ज़ीरकपुर में, है ना। अगर जो आपने कहा ब्रांड, तो ब्रांड बनने की बात नहीं है। ब्रांड तो सर बहुत होते हैं, आपने देखा है ना, हर जगह ब्रांड मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको आपके नाम से पहचान रहा है, आपके काम से पहचान रहा है, तो ये आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई है। आप सच को सामने और लेकर आएँ, आपने सारी चीज़ें अपने ऊपर बर्दाश्त करी। हम लोग सर जब जाते हैं ना फील्ड में, तो हमें पता है कि हम लोग क्या कुछ फेस करते हैं। हम शंभू बॉर्डर पर गए, हम किसानों के खबर करने गए, हमने आंसू गैस के गोले खाए अपने ऊपर, हमने वो जो भगदड़ मचती है उसमें हमने अपने चोटें लगवाई, सब चीज़ें। तो जर्नलिज्म बहुत इजी नहीं है। जर्नलिज्म में ब्रांड बन जाना, तो इसका मतलब आपने कितना कुछ बर्दाश्त किया, कितना कुछ फेस किया, कितनी आपने मेहनत करी कि आज आपको लोग आपके नाम से पहचान रहे। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है सर कि आपको नाम से आपके लोग पहचान रहे हैं। पर अच्छे नाम से पहचाने, कुछ नाम भी सर 2 तरह के होते हैं कि एक नाम हो गया, एक बदनाम हो गया। बस उस नाम के आगे बद नहीं लगना चाहिए। आपका काम बोलता है, आपका काम ही आपकी इज्जत बनाता है। जी बिल्कुल जी। तो इसके अलावा भी आपके कोई शौक हैं? हाँ सर, मैं राइटर हूँ। राइटर हैं जी। और तो क्या राइट थोड़े बहुत शेर लिख लेती हूँ, थोड़ी बहुत गज़ल लिख लेती हूँ। तो हमारी ऑडियंस के लिए कुछ हो जाए। ओके, मैं 4 लाइनें सुना देती हूँ। प्लीज। कुछ बुरे कुछ भले से हो तुम, कभी मन चले कभी दिल जले से हो तुम, बिखर सी गई हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत में, म्यांमार के जलजले से हो तुम। तो इस तरह का सर कभी कभी लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। और कलम है आपकी। थैंक यू। एक मेरी किताब भी आ रही है। एक्चुअली ये किताब मैंने अनाउंस की थी 1-1.5 साल पहले, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे मैं पूरी नहीं कर पाई। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से अपील करना चाहूँगी कि मेरी किताब आ रही है शनाया एक अपराजिता, और मेरी कोशिश है कि वो मई में रिलीज़ कर दी जाए। मैं आपको डेट बता दूँगी, तो वो किताब आप लोग ज़रूर पढ़िए। उसमें एक सिंगल पेरेंट की कहानी है, उसमें एक जर्नलिस्ट की कहानी है, और उसमें एक बेटी की कहानी है। बिल्कुल, हम अपनी ऑडियंस को कहेंगे कि प्लीज़ आप उसको ज़रूर पढ़ें, जितनी सपोर्ट हो सके वो आपको ज़रूर करें। बिल्कुल, थैंक यू सर, शुक्रिया। तो मैम आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सर। क्योंकि हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार लगा होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी उनको, चाहे यूथ है, चाहे मदर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं। ठीक है, उनको एक सच देखने को मिला। बिल्कुल। ठीक है, तो आज एक्चुअली समय बहुत कम है, तो आज के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे, हमारे क्लाइंट्स के कमेंट्स होंगे, तो हम आपको दोबारा जरूर इनवाइट करेंगे। बिल्कुल, माय प्लेजर सर। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया।